नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी और मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आपका स्वागत करती हूं जनता कहीं के एक नए एपिसोड में। और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत बड़े राजनीति के जानकार बोलिए या लालू यादव के करीबी बोलिए, मतलब बिहार की राजनीति को बहुत ही करीब से सर ने जाना है और सर का नाम है विश्वनाथ प्रसाद सिंह। और आज हम चर्चा करेंगे और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानेंगे और ख़ास करके जो मिथ चलती है कि बिहार की राजनीति में जातिवाद बहुत ज़्यादा होता है, इन सब विषयों पे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे और थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन और अच्छे से आप हमारी ऑडियंस को दे दें। थैंक यू रुचि। मेरा नाम विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। मेरा जन्म 1950 में हुआ, तो जाहिर है कि हम 75 पार कर गए हैं, तो उस ज़माने के सब लोग को जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत बड़े नेता थे सोशलिस्ट के, सूरज नारायण सिंह, उनका बेटा मेरे साथ पढ़ता था, तो उसका नाम प्रकाश था। तो इसी से हम सोशलिस्ट पार्टी में गए। 1970 में हम बिहार यूनिवर्सिटी से ऑनर्स फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट हुए। यूनिवर्सिटी में मेरा 4th स्थान था। और राजनीति से विद्यार्थी जीवन से ही मेरा संबंध बना रहा। बराबर पटना जाना, पटना में बहुत बचपन से मैं जाता हूँ। और उस समय के जितने बड़े बड़े लीडरान हैं, मैं छोटा बच्चा था, नहीं पहचानता था उन लोगों को, लेकिन मेरे पिताजी बराबर जाते थे, हमको साथ ले जाते थे। तो इसलिए भी राजनीति में बचपन से ही चेष्टा बनी रही कि हम भी ज़रा इसको देखेंगे। जब कॉलेज के बाद राजनीति में आए तो वही सोशलिस्ट खेमा में रहे, सबसे भेंट होती रही। उस समय के जितने बड़े नेता थे, कर्पूरी जी थे, सूरज नारायण सिंह थे, बसावन सिंह थे, मुनेश्वर सिंह थे, मुंशी लाल राय थे, सबसे मेरा पहचान था, सबके यहाँ आना जाना होता था। और इस तरह जो है सो राजनीति में लंबा समय गुजारने के बाद 1998 में 1998 में एक बड़ी घटना घटी। फिर हम राजनीति से तौबा कर लिए। फिर हम दोबारा उधर लौट के नहीं गए। बिहार खादी बोर्ड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, 9 साल तक रहे। 2007 में बोर्ड भंग हो गया। इसके बाद पटना भी जाना बंद हो गया। अब अपने घर पर हैं, पढ़ाई लिखाई आज भी होती है। और मैं अपना मेमोयर लिखने की तैयारी कर रहा हूँ। बस वही पर काम, उसी पर काम हो रहा है। और वो आएगा तो फिर बस यही इच्छा है कि सब कुछ हो गया और ईश्वर मैंने कुछ ज़्यादा ही हमको दे दिए। हाँ, जितना मिलना था उससे ज़्यादा मिल गया, तो अब चैन से हैं तो पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। नहीं तो इस उम्र में कोई पढ़ता उड़ता नहीं है। अभी भी मेरे पास जो किताब देखोगी, अभी दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट आदमी माना जाता है युval नोआ हरारी, उसकी भी किताब मेरे पास है। तो और संविधान की तो संविधान से हमको लगाव कुछ ज़्यादा ही रहता है, तो वो सब पढ़ाई लिखाई होती है और वो मेमोयर लिख रहे हैं। बस यही है और कोई इच्छा बची नहीं है। बिहार में इन दिनों जो सबसे बड़ा मुद्दा चलता है वो यही है कि यहाँ पे जो भी राजनीति होती है वो जात पात पे होती है। आज इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ सर है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों का ये मानना है, लोग बोलते भी हैं कि बिहार में जो राजनीति होती है वो जात पात पे होती है, लोग काम को फोकस नहीं करते। यही रीज़न है कि आज जो बिहार है वो पीछे होने का कारण भी सबसे बड़ा लोग यही मानते। तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि इस बार चुनाव कैसा होगा? देखो, असल है क्या कि बिहार में जात पात, बिहार नहीं पूरे देश में जात पात पर चुनाव होता है। बिहार नहीं, सब जगह तमिलनाडु में भी जात है, कर्नाटक में भी जात है, बिहार में भी जात है, यूपी में भी जात है। बिहार में थोड़ा सा उधर से ज़्यादा होता है। और देखो, जात के विषय में हम 1-2 बात बताएंगे
कि जात हम तो राजनीति को फॉलो 1962 से करते हैं, 1962 से। जब मैं 7th क्लास में था तो अपने साइकिल में सोशलिस्ट पार्टी का 8 झंडा लगा के, तार में लगा के, और मैं स्कूल जाता था। तो उस समय जात पात ज़्यादा था, फिर और बढ़ते गया। फिर 77 का चुनाव आया, उसमें बहुत टूटा, और एक हवा के कारण इंदिरा जी की सरकार बदली, फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई, और देश को लगा कि ये सब चलाने लायक आदमी नहीं है। पुनः 3 साल के बाद इंदिरा जी पुनः आ गई। फिर वो जब तक जीवित रही तब रहे, फिर राजीव गांधी आ गए। इसके बाद सोशलिस्ट आंदोलन तेज हो गया बिहार में, और तब जात के बड़े बड़े नेता पैदा होने लगे। सबसे बड़े नेता पिछड़ों के इस बिहार में अभी तक कर्पूरी ठाकुर हुए, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं हुआ। और उन्होंने जो किया वो आज का नेता तो कोई सोच ही नहीं सकता है। 2 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, कम समय के लिए ही रहे, लेकिन बहुत कुछ किया, और सभी गरीबों के लिए किया। इसके बाद लालू जी आ गए, स्वाभाविक रूप से ये पिछड़ों के सबसे बड़े नेता बन गए, सबसे बड़े नेता। हेलीकॉप्टर लिए पूरा गांव घूमे, और ये सबसे बड़े नेता बन गए। इसके बाद 95 का चुनाव हुआ, नीतीश जी अलग हो गए, नीतीश जी स्वयं अलग से चुनाव लड़े, लालू जी अलग से लड़े। लेकिन लालू जी को बहुमत, पहली बार इनको बहुमत मिल गया, चूँकि ये पूरा पिछड़े का गोलबंदी करने में ये कामयाब हुए। 2 साल के बाद फिर ये जेल चले गए, पार्टी टूट गई, फिर ये अल्पमत में आ गए, लेकिन कांग्रेस का समर्थन मिला और ये सरकार चलाते रहे, और कांग्रेस के समर्थन से ये 2005 तक बने रहे। 5 के बाद से राजनीति बदलनी शुरू हो गई। चूँकि ये जेल चले गए, इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो जनता में लगा कि साहब हम जिसके लिए चुने थे वो आदमी नहीं निकला, तो लोग नीतीश के तरफ भागने लगे, और जो वोट लालू जी के तरफ था उसमें एक खास जाति को छोड़ के सारी जातियां चली आई नीतीश के तरफ, और प्लस सवर्ण भी चला आया। उसके भी अच्छे नेता नीतीश जी के साथ आ गए। इसके बाद बीजेपी से अलायंस हो गया। बीजेपी के अलायंस होने के बाद से तो 10 में बहुत बड़ी जीत हुई, बहुत बड़ी जीत, 206 सीट ये लोग ले आए 243 में। इसके बाद मोदी जी आ गए। मोदी जी को मैंने 13 में आ गए मोदी जी, 14 में बने हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन चुनाव प्रचार वो शुरू कर दिए। उस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष उनको 13 में ही बना दिया गया था, और 13 में वो आए। गांधी मैदान में उनका भाषण होना था, हम थे वहाँ गांधी मैदान में, और एक बबलू गांधी मेरे साथ था। जब चारों तरफ से बम फटने लगा तो बबलू गांधी हमको बोला कि भैया आप यहाँ से चलिए, समय ख़राब हो गया। हम कहा कि सुनो, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं, रुको। और वो बहुत बड़े प्रेस का मालिक है बबलू गांधी पटना में, उसको सारे पॉलिटिकल लोग जानते हैं। हम लोग रहे, पहले हल्ला हुआ कि मोदी जी नहीं आएंगे, लेकिन मोदी जी आए, अपने वादे पे कायम रहे, आए। उसके बाद से राजनीति बिहार की भी बदलने लगी। यहाँ अब क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक 3 तरह की जातियां हैं।
जातियाँ, अब आर्थिक रूप से जो जातियाँ हैं उसमें डिफरेंस है, राजनैतिक रूप से जो सामाजिक रूप से जो जातियाँ हैं उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन राजनैतिक रूप से जातियों में डिफरेंस नहीं है। और वो एक बड़ा वर्ग चुनाव के समय सारा जाति पाति भूल जाता है। जैसे एक वर्ग का हम अपने बचपन से देख रहे हैं कि वो एक तरफ ही वोट करता है, अब उसी तरह से इधर की जाति भी राजनीति के समय में एक वर्ग को वोट करता है। और ये बड़ा परिवर्तन आ गया है, और इसलिए राजनीति रूप से जात पात घटा है, इलेक्शन में घटा है, बाद बाकी चीज़ में है। हाँ, सामाजिक रूप से ऊंच नीच लोग करता है, गांव में थोड़ा बहुत छुआछूत भी है, आर्थिक रूप से भी लोग कहता है कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, लेकिन जब जब राजनीति की बात आती है तो अब सब वर्ग में चला आया है, अब वो चीज़ें घटी हैं, बहुत घटी है। इसीलिए जो चीज़ अभी हमको जो दिख रहा है उसमें लगता है कि बदलाव होगा, काम पे लोग ध्यान देंगे, काम पे ध्यान देंगे, और काम का आधार बन चुका है बिहार में। काम का ये 20 साल में लोग कहता है कि क्या हुआ, तो 20 साल में हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली आया है, आदमी का जो बेसिक सुविधा है जैसे शौचालय है, गरीबों को गैस देना है, गैस चूल्हा देना है, मकान देना है, तो जो बेसिक सुविधा है ये सब चीज़ मिला। पोशाक, बच्चियों को साइकिल मिलती है, पोशाक मिलता है, स्टाइपेंड मिल रहा है, तो एक ऐसे लेवल पर आ गया है कि अब यहाँ माने उद्योग धंधा, और मैं समझता हूँ कि अभी जो नीतीश जी एक घोषणा किए हैं वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। ये 10,000 रुपया का जो महिलाओं के खाते में जो गया है, महिलाओं के खाते में 1 करोड़ को तो भेज चुके हैं, और वो उस पर शर्त लगा हुआ है कि अगर आप इससे कुछ कारोबार करेंगे और कारोबार का डाटा अगर आप हमको देते हैं तो हम 2 लाख और देंगे। कहने का मतलब कि आप स्किल्ड हो जाओ, अगर फल का ही दुकान करो तो स्किल्ड हो जाओ, आलू प्याज का ही दुकान करो तो स्किल्ड हो जाओ, उसका हर चीज़ जान लो, और जान के हमको बताओ कि हम इतना तक का कर सकते हैं तो 2 लाख रुपया हम और देंगे। ये बड़ा गेम चेंजर होगा इस प्रदेश में। सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो बोल रहे कि 10,000 में आजकल क्या होता है, क्योंकि जहां सरकार एक तरफ बोली कि इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी, लेकिन वहीं एक वर्ग ये भी कह रहा है कि ये यहाँ पे पुरुषों का ज़्यादा चलता है तो वो पैसे वो खुद रख लेंगे, या महिलाएं 10,000 में क्या करेंगी, तो वैसी चीज़ों पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखो, 10 उसमें सब लिखा हुआ है कि 10,000 में क्या क्या होगा। जैसे सिलाई का काम है, सिलाई मशीन तो 5-7 हज़ार में आ जाता है। अगर ऊपर मैंने सिलाई मशीन ले ले तो 200-400 रुपया रोज कमा सकती है, ज़्यादा का भी स्कोप है। सब्जी का दुकान है, फल का दुकान है, कोई किसी दुकान से टैग हो गया तो वहाँ से कुछ सामान लेके गांव में बेचना है, बर्तन है, कपड़ा है, ये माने छोटा छोटा बच्चों का सामान है, वो किसी दुकान से सट जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि होलसेलर को अगर वो 10,000 रुपया दे देगा और उस पर विश्वास है तो उसको 15,000-20,000 का भी सामान दे देगा, जान पहचान है ही। मान लीजिए जिला मुख्यालय में होलसेलर है और उधर 5 किलोमीटर की दूरी पर है या कुछ कारोबार कर रहा है तो उसको तो जान पहचान है। तो ये काम, इसमें बहुत काम है। जैसे कि ठेला पर लेकर के लोग सब्जी बेचता है, ठेला पर लेके छोटा छोटा सामान बेचता है, तो 10,000 में भी देखो, अब हमारे तुम्हारे लिए कुछ नहीं है 10,000, लेकिन जिसके पास 100 रुपया नहीं है उसके लिए 10,000 रुपया बहुत है। और वो चाह लेगा
और सबसे अभी तो बिहार में सबसे बड़ा उदाहरण है जीविका दीदी। किसी को अभी बिहार में पता है कि वो कितना स्ट्रांग हो गई है? हम अपने गांव जाते हैं, मेरा गांव वैशाली जिले के में मेरा जन्म स्थान है, तो वहाँ मैं बहुत बड़ा गांव है मेरा, नया गांव नाम है, और वहाँ हमको लगता है 6-7 ग्रुप है महिलाओं का। इतना अच्छा सब काम कर रही है और इतना खुशहाली आ गया है उस सब में, वही सब तो फिर इसका भी लाभ वही लोग उठाएगी। वो ट्रेंड है, उन्हें नॉलेज है, उनको पूरा नॉलेज है कि इस पैसे से वो 10,000 वाला वो 1 करोड़ जो दिया गया है ना, वो चुन के दिया गया है। वो जो 2,66,00,000 लोग अप्लाई किया है महिला, 1 करोड़ जो दिया गया है वो सब है एकदम अपना रिजल्ट दिए हुए है। ये सब पता किसी को नहीं है। लोग यहाँ चैनल पर बड़े बड़े विद्वान लोग आते हैं, कहा कि क्या होगा 10,000 रुपया में, उसको पता ही नहीं है कि वो 10,000 किसको दे रहा है। वो पहला बार वो चयन किया है बड़ा ढंग से और उसी को पहली बार दिया है, बाद में और लोगों को देगा तो हो सकता है कि उसमें कुछ खा पी जाए, लेकिन ये शुरू में जो 1 करोड़ महिला को दिया है, इसी पर तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। यही माइंड गेम, यही है। वो बोलते हैं कि तो लोग कहता है कि अरे 1 करोड़ रोजगार बिहार में कैसे हो जाएगा। उसका आधार वो पिछले 15 साल में तैयार कर लिया है महिलाओं में, और उसमें ट्रेंड महिलाएं हैं, और इसका लाभ ज़्यादा वही जो जीविका दीदी है ना, वही उठाएगी। सर आपको नहीं लगता है कि सरकार को कुछ और अलग करना चाहिए जिससे जो लोग वंचित रह गए हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके? क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बहुत ऐसी महिलाएं जिनको इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो ऐसी कौन सी ऐसे स्टेप्स है जो सरकार को लेने चाहिए ताकि सब लाभ उठा सकें? देखो असल क्या है कि बिहार के लिए एक परसेप्शन बना हुआ है कि बहुत गरीब राज्य है। मैं नहीं मानता हूँ, जितना ये जो मैं टीवी में देखता हूँ वैसी गरीबी नहीं है। मेरा एक बटेदार है, वो बीनू पासवान उसका नाम है, उसका 3 ठो लड़का है, दिल्ली पंजाब में काम करता है, और वो मेरा ज़मीन जोत के वो उसका परिवार यहाँ चल जाता है। तो वो पिछले साल 2 साल पहले जो सर्वे हुआ था तो वो अपनी आमदनी 5,000 रुपया महीना दिया था, उसकी आमदनी 50,000 से ज़्यादा है। वो 5,000 क्यों दिया था? क्योंकि सारा लाभ उसको मिल रहा है, सरकार का सारा लाभ उसको मिल रहा है, तो वो दिए हुए 5,000 रुपया महीना। जनरल उसके टोले में सब 2,000, 5,000, 7,000 सब दिए हुए हैं, तो उसका पूरे टोले में हम उससे पूछे तो कहा कि सब मालिक ऐसे ही दिए हुए हैं, ऐसे ही काम चल रहा है। तो अब बताओ जिसके परिवार की आमदनी 50,000 रुपया है वो दिए हुए है 5,000 रुपया, तो महागरीबी में आएगा ही, लेकिन ज़मीन पर नहीं है। बस ये किताबों में अभी एक बड़े पत्रकार हैं, कल मैं सुन रहा था उनका, आशुतोष नाम सुनी होगी। आशुतोष एक बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी रहे हैं, पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े हैं, हार भी गए हैं, अब फिर अपना पत्रकारिता में आ गए। तो वो बोल रहे थे कि हमको ताज्जुब होता है कि बिहार में 2% आदमी के पास मोटरसाइकिल है। तो हमको तो ताज्जुब लगा कि हमको तो कोई ऐसा घरे नज़र नहीं आता है। हम अपने बटेदार के यहाँ भी जाते हैं तो सबके दरवाजे पर मोटरसाइकिल लगी हुई है, लेकिन वो उसमें दिया नहीं है, उसके नाम से भी नहीं है। वो दिल्ली पंजाब से 5,000 7,000 में खरीद के ले आता है बिना किसी रजिस्ट्री के। यहाँ इस तरह का 60 लाख मोटरसाइकिल बिहार में चल रहा है, जिसके पास न कोई कागजात है न कुछ है, जाता है आता है, जिस दिन सुना कि चेकिंग है उस दिन नहीं निकालता है। उस दिन बच जाता है। हाँ,
तो ये गांव जाओगे तो पता चलेगा कि कितना मोटरसाइकिल है। अभी तो 4 व्हीलर जितना भी दलित टोला में जाओ तो 2-3 4 व्हीलर भी मिल जाएगा। लगे रहते हैं। और 2 व्हीलर तो सबके पास है। एगो बटेदार है हमरा, तो उसके पास 2 है, लेकिन उसके पास माने कोई अथी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई उसका उसमें नाम नहीं है। अपना दिल्ली पंजाब कहीं से गया, मालिक उसको मंगनीय में दे दिया, लेते चला आया, उसी को चला रहा है। वो जिस दिन अगर पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा, उसको दिक्कत क्या है। तो ये बात है कि एक तो सही जानकारी नहीं है, उतनी गरीबी यहाँ नहीं है लोगों को। देखो बगल में यहाँ औद्योगिक सेंटर बन रहा है, एक आदमी वहाँ 10-5 करोड़ रुपया लगाने वाला है। इतना बड़ा बड़ा सब देखे हैं वहाँ जगह सब जो तैयार कर रहा है, तो उसमें जो कल कारखाना होगा तो हर कारखाना में 100-50 आदमी काम करेगा। तो बगल में यहाँ 10,000 आदमी का स्कोप अभी बन रहा है साल 2 साल में। और सभी ज़िले में 38 ज़िले में, बिहार में बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है कि बिहार में कितने ज़िले हैं। ज़िले यहाँ 40 हैं, लेकिन लोग जानता है कि 38 ज़िले हैं। जी सर, गूगल में भी बहुत ये सब चीज़ें आती है कि 38। हाँ, 38 ही है, लेकिन है 40 ज़िला। एक नौगछिया भी ज़िला है, ये पुलिस ज़िला है, यहाँ सिर्फ एसपी रहता है, कलेक्टर नहीं रहता है। और एक है बगहा, मोतिहारी के तरफ है, वो भी जो है सो ज़िला है, पुलिस ज़िला है, वहाँ भी कलेक्टर नहीं रहता है। तो ज़िला है 40, लेकिन बहुत जानकार होगा तो वो 38 बोलेगा, 40 तो बोलेगा नहीं। तो जब इतनी जानकारी नहीं है तो आप कैसे बिहार के विषय में। हम लोग देखो, हम खादी बोर्ड के डायरेक्टर रहे हैं, बिहार का कोना कोना घूमे हैं, हिंदुस्तान का कोना कोना खादी बोर्ड के तरफ से बहुत दूर दूर तक गए हैं। क्योंकि वो गांधी की संस्था है, बहुत पवित्र संस्था मानी जाती है। अब तो बोर्ड भंग है, बोर्ड तो है ही नहीं। तो हमको बिहार भी घूमने का, चूँकि सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालक बिहार में हैं और हमारे ही बोर्ड से अनुदान मिलता था, तो सही आदमी को मिले, इसलिए हम लोगों को पूरा बिहार घूमना पड़ता था। तो हम देखे हुए हैं कि मैंने ग्रेजुअली बिहार अब ऐसे जगह पर पहुंच गया है कि अब तेज़ी से यहाँ अच्छे कल कारखाना लगेंगे, बड़ा बड़ा लोग। चूँकि सड़क नहीं थी, लैंड लॉक प्रदेश है, शुरू से जो विकास नहीं हुआ, भारा समानीकरण शायद तुम लोगों को पता नहीं होगा। कोयला बरख तांबा सब कुछ बिहार में था। कारखाना बन गया साउथ में टोटल, इसलिए कि अगर 1 रुपया भाड़ा पटना का लगेगा तो 1 रुपया भाड़ा ही तमिलनाडु का लगेगा। ये भारत सरकार की पॉलिसी थी। तो समुद्र के किनारे सब जगह कारखाना लग गया, इस समुद्र से घिरा हुआ था। चूँकि सबको सामान तो एक ही भाव में मिल रहा है ना, हमको भी 1 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है और तमिलनाडु वाले को भी 1 रुपया भाड़ा देना पड़ रहा है। जबकि उसको अगर 10 रुपया भाड़ा पड़ता तो वही आदमी यहाँ खोलता कारखाना। तो यहाँ नहीं खुला है। एगो टाटा छोड़ के कोई कारखाना बिहार में बड़ा छोटा मोटा कारखाना तो श्री बाबू के समय में 5-7 कारखाना खुला, लेकिन वो सब बंद हो गया। उनके समय में हम बच्चा थे, जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो कुछ छोटी मोटी सड़कें बनी। 10 साल में सब जो मरे, इसके बाद सब टूट गया, कहीं कोई सड़क नहीं। यही तो बना है, जब नीतीश कुमार आए हैं तो चारों तरफ सड़क बनी है। मोदी जी जब आए तो चारों तरफ हाईवे बना, उन्होंने अतिरिक्त पैसा दिया। अब इस बार बजट में ही यही लोग तो कह रहे थे, विपक्ष के लोग, कि तो बिहार बजट है, बिहार बजट है। हाँ, मतलब बहुत पॉइंट आउट किया गया इस चीज़ को। बिहार बजट है। अरे बिहार का हक है, बिहार को तुम लोग लूट लिया। भारा समानीकरण के कारण बिहार को लूटा गया, पूरे हिंदुस्तान को चमकाया गया यहाँ के खनिज से, और यहाँ कोई कारखाना नहीं लगा। वो तो 1904 में टाटा साहब जमशेद टाटा में अपना कारखाना लगा चुके थे,
बाद बाकी कोई कारखाना यहाँ नहीं आया, क्योंकि सब समुद्र किनारे खोजता था और यहाँ से सामान उसको उसी 5 रुपया के 5 रुपया में उसको मिल जाता था। बिहार के लोगों को भी 5 रुपया और तमिलनाडु के लोगों को भी 5 रुपया। वो यहाँ, हाँ, समुद्र के किनारे में एक सुविधा हो जाती है ना कि उसको बाहर विदेश भेजना है सामान, तो समुद्री रास्ते से जाएगा। इसलिए बिहार तो अब इसको जगह पर लाया गया है और अब एक नया हाईवे बन रहा है जो कि मैंने ये क्या नाम है, गया होते हुए वो उड़ीसा तक जाएगा। 6 लेन समुद्र से बिहार जुड़ जाएगा। सब काम हो रहा है, जनता जान रही है। इसलिए वोट किसको देना है वो सब जान रही है। बस अपनी पोटली में बंद करके हाँ, अब बोलता भी नहीं है, वोकल नहीं है। लेकिन किसको कहाँ वोट देना है। अब कुछ लोग सवाल ये करते हैं कि जब नीतीश कुमार या बीजेपी इतना ही लोकप्रिय थी तो ये 10,000 देने की क्या ज़रूरत थी। नीतीश कुमार एकदम इसके खिलाफ है, मोदी जी भी खिलाफ हैं। लेकिन ये तो रोजगार परक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम 10,000 के लिए कोस रहे हो। राहुल 30,000 की घोषणा कर चुके हैं, तेजस्वी 30,000 की घोषणा कर चुका है। साल में 2,500 रुपया महीना जो पड़ेगा 30,000 हुआ ना। तो तुम 6 महीना पहले घोषणा किया, तो वही माने मोदी जी जानते हैं कि हम पिछला चुनाव में जो हमारा सीट घटा है वो आरक्षण और संविधान के कारण नहीं घटा है। संविधान को तो इस देश में जानने वाला 100 आदमी नहीं होगा। 100 मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने जज बैठे हुए हैं उसमें 10-5 होंगे जो संविधान को जानते होंगे। 100 वकील है सुप्रीम कोर्ट और 1-2 हाई कोर्ट सब में जो संविधान को अच्छी तरह जानता होगा। बहुत मुश्किल विषय है वो। हमने संविधान 100 बार पढ़ा है तब जाके कुछ समझ आई है। तो ये लोग मैंने जो लोग सोच रहे हैं कि हम जो है सो मैंने हवाबाजी में विकास कर लेंगे, उसके लिए पढ़ना होगा, नॉलेज लेनी पड़ेगी। बिना नॉलेज का आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आज का जो बिहार है वो एक जगह पर आ गया है और इसी से आगे बढ़ रहा है, इससे अब आगे बढ़ेगा। हाँ सर, आपने लालू जी का नाम लिया है, तो आपने मुझे बताया भी था कि आप उनके साथ कुछ टाइम रहे हैं, उनसे जान पहचान, बहुत लंबा समय। हाँ, लंबा समय। तो उनका कार्यकाल के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि आप देखेंगे कि एक वर्ग उन्हें मसीहा के रूप में देखता है, वहीं दूसरी वर्ग है जो उनको बोलती कि उन्होंने बिहार को लूट लिया। आज जो बिहार के हालात हैं वो उन्हीं के कारण हैं। तो आप उनको किस तरीके से देखते हैं, आप क्या मानते हैं? देखो, लालू जी एक अच्छे लोग हैं और दबे कुचले लोगों को आवाज़ दिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार भी जो उनके समय में हुआ तो भ्रष्टाचार वो पूर्व से आ रहा था, उन्होंने रोका नहीं, वो पूर्व से आ रहा था। उसमें मतलब जितना मुख्यमंत्री पीछे जाता ना, सबका नाम उसमें आ जाता, तो इनका भी नाम आया। और देखो, भ्रष्टाचार पर चुनाव होता नहीं है। इनसे असल भ्रम टूट गया कि कुछ लोग बिहार में ऐसे हो गए जो एकदम बेकाबू हो गए। मतलब वो पूछता था कि बस जो हैं सो हम ही हैं, हमारे सामने कहीं कुछ नहीं है। उस पर इनका कंट्रोल नहीं रहा, बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं, या हम लोग तो बहुत नज़दीक रहे, मैं प्रश्रय भी था, लेकिन इसी से लोग काम मतलब जगाने का काम ये किए। जो जगाने का असली काम तो कर्पूरी जी किए, उसको ही मजबूत किया। लेकिन जब ये लूट पाट अपहरण दुनिया दामन ये सब जब होने लगा
तो जितनी गोलबंदी थी सब लोग को लेके नीतीश कुमार निकल गए। और 95 में हालांकि उनको बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, 7-8 सीट ही आया था, लेकिन आधार वो बना लिए थे। और आप 5 साल में वो मुख्यमंत्री बन गए। 5 साल में 2000 में वो मुख्यमंत्री, भले वो बहुमत नहीं सिद्ध कर सके लेकिन बन गए मुख्यमंत्री। ये बड़ी बात थी कि 5 साल तक, पहले तक तुम मसीहा थे, अब 5 साल में तुमको 0 पर ला दिया तो मुख्यमंत्री बन गया। और अगले 5 साल के बाद तो एकदम भारी बहुमत से आ गया। और तब से तो लगातार 20 साल से है ही। हाँ, और जहाँ तक हमको जो देखो, जो हम सच बताएंगे, हम झूठ फूट की बात करेंगे नहीं। उनके बोल चाल से हमको भी लगता है, हालांकि हमारे नज़दीक में लालू जी रहे और रामविलास, दोनों से हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। नीतीश जी से मेरी करीबी कभी नहीं रही। हालांकि उनका फाउंडर मेंबर और एक अभी बहुत बड़ा नेता है उपेंद्र कुशवाहा, मेरा मौसेरा भाई है। हाँ, लेकिन हम कभी उस सब के साथ नहीं रहे, हम मुख्य धारा के साथ रहे। लेकिन जब हमको लगा कि ये सब हवाबाजी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और उसका सबसे बड़का सफरर तुम्हारी चाची है, इसका जज में नियुक्ति हो गया था, लेकिन नहीं किया। इसके पास बुद्धि नहीं था तो करता कैसे। तो तब से हम राम राम कर लिए अपना। हाँ, अपना आए, बल्कि गणेश बाबू हमारे चेयरमैन थे, हम रिजाइन भी करना चाहे, उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि आपको लालू यादव बनाया है, फालतू फालतू ये सब, आप अपने मेरिट पर बने हैं, आपसे 10 गो वोट मिलता है लालू यादव को, इसलिए ये सब चीज़ छोड़िए। और उफाड़ के फेंक दिया, कहा कि जब तक आपका टर्म है तब तक रहिए। तो फिर रहे, 7 तक जो है सो रहे। इसके बाद से बोर्ड भंग हो गया, तब से अपना घर है, आराम से हैं, राजनीति से कोई मतलब नहीं एकदम। हाँ, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, वही अपना जीवनी लिख देना है पूरा एकदम। जो 75 साल में जो चीज़ देखे उस सब को लिख के दे देंगे, हो गया सब। सर, अभी की राजनीति और जो पहले की राजनीति थी उसमें कितना आप अंतर देख रहे हैं, कितना बदलाव देख रहे हैं? देखो, पहले की राजनीति में सब लोग सच बोलते थे, झूठ कोई नहीं। सब बहुत नेता, हम 3 बार कर्पूरी जी से मिले हैं, मेरे घर पर कर्पूरी जी 3 बार आए हैं, और 3 बार हमको स्वयं भी उनसे मिलने का मौका मिला है। वो लोग झूठ बोलते ही नहीं थे, और जो बोलते थे वो कर देते थे। बातों पे कायम रहते थे। हाँ, वो कोई आज तक, अब जब से उनको भारत रत्न मिला है, हम देखे हैं कि 100 किताब उन पर लिखी जा चुकी है, लेकिन जो चैप्टर सबसे बड़ा है वो तो किसी को पते नहीं है, कोई लिखवे नहीं किया है। हम सबका जो है सब पढ़े हैं। तो जो असली चैप्टर वो अपने जीवन काल में हजारों डॉक्टर इंजीनियर मुफ्त में बनाए। 52 से लेके जब तक वो 88 तक जिंदा रहे, वो गांव में ऐलान करते थे कि जो भी गरीब आदमी जिस जात का हो, ब्राह्मण हो, भूमियार हो, चमार हो, कुशवाहा हो, दरिद्र होना चाहिए, अगर वो 1st डिवीज़न और 2nd डिवीज़न से मैट्रिक पास कर गया है, उसको मेरे पास भेज देना, मैं बना दूंगा। मैं उसको, आप बना दिए वो। और उनको एको पैसा लगता नहीं था। शहर के किसी सेठ के नाम से चिट्ठी लिख देते थे कि देखो तुम्हारे सब भूसकौल बच्चे सबको पढ़ा देगा, इसके रहने और खाने का इंतजाम कर देना। कॉलेज के प्रिंसिपल को लिख देते थे कि प्रिंसिपल साहब बहुत गरीब लड़का है, इसका फीस माफ़ कर दीजिएगा। प्रिंसिपल लोग इज्जत करता था, तो वो जो है सो माफ़ हो जाता था। हम अपने अगल बगल के 3 आदमी को जानते हैं जो ऑफिसर बना, वो कर्पूरी जी के कारण बना। तो अब इतना बड़ा बिहार में तो हजारों बना होगा। वो आदमी वो था, कोई उसको जो भारत रत्न मिला है, शायद हिंदुस्तान में कोई उसका जोड़ा नहीं होगा जो इतना बड़ा काम किया होगा, इतने लोगों का भला करना। हाँ,
उसी का लाभ तो मिला लालू जी को। लालू जी को वो जो जगाए हुए थे उसको थोड़ा ये मजबूती दे दिया। इसके बाद तो पूरा जो है सो अपना ढंग से सब हाँ, जो मंत्रालय है अपना खा रहा है, चूस रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो सर सबसे बड़ा जो डाउनफॉल का रीज़न क्या है लालू जी का, जो उनका डाउनफॉल हुआ बीच में? उनके लोग हाँ हाँ हाँ, देखो लालू जी के दिल में गरीबों के लिए आज भी है, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई से उनका कोई संबंध नहीं रहा। उनके बेटे का भी सेम। हाँ, उनके बेटे का भी वही हाल है, इसलिए बिहार कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम तो एक चीज़ को मानते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, राजपूत बन सकता है, भूमियार बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, चमार बन सकता है, यादव बन सकता है, लेकिन मेरिट होना चाहिए उसमें। बिना मेरिट का बिहार में वो हवाबाजी से जैसे लालू जी बन गए, राबड़ी जी बन गई, अब वो युग आएगा ही नहीं और सब पढ़े लिखे और टफ होते जाएगा। सवाल नेता से लोग जनता करने लगेगी, इतना तेज जो गांव में जाएगा ना तो पॉलिसी पर सवाल होगा उस नेता से, अब पढ़वे नहीं किया है। देखो सबसे दुर्भाग्य हमारे देश का है कि हमारे देश का लोग जो पॉलिटिकल लोग है उस संविधान पढ़ता ही नहीं है। ये जो किताब लाल जो दिखाता है ना, गारंटी हम कहते हैं कि उसको ABCD नहीं मालूम है किताब का, ऐसी संविधान का जो लाल किताब लेके घूम रहा है, ये उसको ABCD नहीं मालूम है। और हम लोग जब तक लॉ पढ़े थे तब तक पढ़ाया जाता था कि प्रियम्बल जो प्रस्तावना है संविधान का जो शुरू में लिखा हुआ है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है संविधान का। हम लोगों को यही पढ़ाया गया। हम आज भी मानते हैं कि वो इंटीग्रल पार्ट नहीं है, लेकिन बाद के समय में मन 90 के बाद जब कॉलेजियम सिस्टम हुआ जो कंप्लीट असंवैधानिक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये लोग फैसला दे करके उसको कहा कि नहीं वो जो है सो इंटीग्रल पार्ट है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि प्रेम्बल का अमेंडमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज या बड़ा से बड़ा वकील सिब्बल वो कहेगा कि कहाँ लिखा हुआ है। हम पढ़ते हैं तो हमको दिखाई देता है, वो लोग को दिखाई ही नहीं देता है। और हम कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि प्रेम्बल का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। इंदिरा जी जो अमेंडमेंट की और उसमें सेकुलर और सोशलिज्म और इंटेग्रिटी जोड़ी, 3 शब्द उसमें जोड़ा गया, बिल्कुल असंवैधानिक है। आज के दिन में मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा संविधान विशेषज्ञ एक रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 2 साल पहले रिटायर किए हैं, उनका नाम है रोहिंग्टन नरीमैन। रोहिंग्टन नरीमैन बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, वो अभी रिटायर किए हैं 2 साल पहले। वैसा विद्वान आदमी जब झूठ बोल दे, वो 10 बार उसका 10 गो स्पीच उनका हम पढ़े हैं, जिसमें वो ये बात कहते हैं कि हमारा तो पूरा संविधान सेकुलर है, तो ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जानते हैं कि गलत ढंग से जोड़ा गया है, ये जोड़ा नहीं जा सकता है, तो बोल नहीं पाते हैं कि जोड़ा नहीं जा सकता है, कहते हैं कि हमारा तो संविधान सेकुलर है ही, ये बेकार फालतू को जोड़ दिया गया। उनको बोलना चाहिए कि ये जोड़ा ही नहीं जा सकता था और ऐसा मेरे संविधान में लिखा हुआ है। उसको वैसा ही आदमी समझ सकता है या हम लोगों जैसा आदमी जो रात दिन पढ़ते रहता है, हम तो साबित कर देंगे उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि भारत के 368 के द्वारा संविधान का संशोधन होता है और 368 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट में डिलीट एमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी प्रोविजन 1 से लेकर 395 तक। प्रेम्बल तो प्रोविजन है ही नहीं,
एक में तो इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, वहीं से शुरू होता है संविधान और 395 में ख़त्म होता है। तो प्रेम्बल तो वो तो लिखा हुआ है कि प्रेम्बल का नहीं होगा, एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रोविजन वो है ही नहीं, प्रोविजन तो एक से शुरू होता है, लिखा हुआ है कि उसका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सर ने हमारे सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और हमें बताया कि बिहार की राजनीति कितनी बदली है और कितनी बदल रही है। आपसे बहुत जल्द मिलूंगी जनता कहीं के एक नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहे आर्यन टीवी। नमस्कार।